राजा ने रोहन को समझाते हुए कहा, लेकिन रोहन भाई, पिछली बार जो मैटर हुआ था। तभी रोहन ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, पिछली बार वैभवी के साथ जो मैटर हुआ था उसमें मैंने वैभवी को गोली मारकर अपनी गलती सुधार ली थी। आई डोंट थिंक अभिनव मुझे और ब्लेम करेगा। वैसे भी अगर मैं उसके शहर में जाकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राजा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन मुझे वो माखन सिंह ठीक आदमी नहीं लगता। वो इतने सालों तक गायब रहा, मामूली चोरी चकारी करता रहा और फिर अचानक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। कैसे? और तो और आपका नाम इस्तेमाल करके वहां पर अपनी धाक भी जमाना चाहता था। रोहन ने एक कश खींचते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे अलाउ तो नहीं किया ना, और वैसे भी वो सिंपल पार्टी ही तो चाहता है। राजा बोला, लेकिन रोहन भाई, मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। उसकी रेनबो रियल एस्टेट कंपनी कुछ ही समय पहले जोगिंदर और जसबीर की रियल एस्टेट कंपनी के साथ भिड़ गई थी, और वो दोनों लोग अभिनव के लिए काम करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। रोहन अपनी चेयर से उठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, बिजनेस में तो कंपटीशन होता ही है, और वैसे भी उसने डायरेक्टली अभिनव की कंपनी के साथ कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया है ना। देन इट्स फाइन। मक्खी को फोन करके बता दो, हम लोग कल रात में जाएंगे। लेकिन रोहन भाई, बस पार्टी करेंगे, कह दिया मतलब कह दिया। रोहन ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। राजा ने भी हार मान ली और मक्खी को फोन करने के लिए बाहर चला गया। राजा को बाहर जाते हुए देख रोहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। वो धीमे से बोला, मक्खी से मिलना या ना मिलना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक अच्छा बहाना है अभिनव से मिलने का। अगर किसी तरह हमारी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए तो उस आदमी की दोस्ती बहुत काम की है। मुझे इस लोकल एरिया का गुंडा बने रहने में अब और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। दूसरी तरफ मक्खी अपने असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड के घर पर पेट के बल नंगा लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी पीठ पर टाके तो लगा दिए थे, लेकिन अभी भी उसका पूरा बदन दर्द के मारे जल रहा था। उसकी असिस्टेंट अंडरगारमेंट्स में बैठी उसके पैर दबा रही थी। मक्खी ने कहा, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। उसके असिस्टेंट उसकी पीठ के दाहिने हिस्से में धीमे से खुजलाने लगी। मक्खी चिढ़कर बोला, बीच में हो रही है, बीच की तरफ। असिस्टेंट धीरे धीरे हाथ पीठ के बीच की तरफ ले गई। मक्खी बोला, हाँ यहीं पर, धीरे धीरे। असिस्टेंट धीरे धीरे उसकी पीठ खुजलाने लगी। मक्खी बोला, थोड़ा और लेफ्ट की साइड। जैसे ही असिस्टेंट ने हाथ बाईं तरफ बढ़ाया तो गलती से वो उसकी पीठ पर लगे टाकों को छू गया। मक्खी दर्द के मारे चीख उठा, साली 2 टके की औरत, घाव को हाथ लगाने को किसने कहा था? गोल्ड डिगर कहीं के। यह सुनकर असिस्टेंट का चेहरा बिल्कुल तमतमा गया। उसने गुस्से में मक्खी के घाव पर जोर से मुक्का मार दिया। मक्खी दर्द के मारे बिस्तर से उछल पड़ा। उसका मोटा शरीर थुलथुला कर कांप रहा था। वो चिल्लाया, साले, लगता है तेरे सिर पर भूत चढ़ गया है, जूते मार के उतारना पड़ेगा। यह कहते हुए मक्खी बेड के बगल में पड़े हुए अपने जूतों को उठाने के लिए झुकने लगा, लेकिन उसकी तोंद इतनी मोटी थी कि वो झुक नहीं पा रहा था। ऊपर से पीठ का दर्द उसके चेहरे को बहुत ही फनी बना रहा था। मक्खी को ऐसे नंगे होकर दर्द से बिलबिलाते देख असिस्टेंट को हंसी आ रही थी। मक्खी ने बड़ी मुश्किल से जूता उठाया और असिस्टेंट पर फेंक कर मारा, लेकिन उसने किसी तरह जूते को डॉज किया और बिस्तर से उठकर नीचे उतर आई। मक्खी जूता लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और असिस्टेंट हंसते हंसते कमरे में गोल गोल चक्कर लगाने लगी। मक्खी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, साली तो रुक, अभी मैं तुझे बताता हूं, रुक। दौड़ते हुए उसका पूरा मोटा शरीर इधर से उधर झोंके खा रहा था। ये देखकर असिस्टेंट लगातार हंसती जा रही थी। तभी अचानक टेबल पर रखा मक्खी का फोन बज उठा। असिस्टेंट दौड़ते हुए टेबल के पास गई और फोन उठाकर बोली, सर ये तो उसी आदमी का फोन है जिससे आप दिन में इनवाइट कर रहे थे। मक्खी ने हैरान होकर कहा, हाँ, क्या? उसका गुस्सा अचानक छूमंतर हो गया। उसने जूता जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, लाओ फोन मुझे दो। असिस्टेंट फोन अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए बोली, नया पर्स दिलवाओगे? मक्खी गुस्से में गालियां बकने ही वाला था। इतने में वो बोली,
वरना फोन काट दूंगी। ये सुनकर मक्खी घबराते हुए बोला, ठीक है, कल दिलवा दूंगा। हाँ। असिस्टेंट खुश होकर मक्खी के पास आई, उसके गाल पर किस करते हुए फोन उसे थमा दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। मक्खी ने झट से फोन उठाया। जैसे जैसे सामने से राजा की आवाज आती गई, वैसे वैसे मक्खी की खुशी और भी ज्यादा बढ़ती गई। उसने खुश होकर फोन काटा और अपने असिस्टेंट के ऊपर जाकर लेट गया। वो अपने मोटे होठों से उसे किस करते हुए बोला, ऑल राइट, रोहन कल यहाँ आ रहा है। अब तो स्वर्ग के बच्चे अभिनव की मैं ऐसी दुर्गति करूंगा कि कनाडा में कई साल तक मिसाल दी जाएगी। असिस्टेंट ने खुश होकर कहा, तुम्हें उस आदमी पर सच में इतना भरोसा है? मक्खी हंसते हुए बोला, ओह ये बेबी, ओह ये फुल भरोसा। लेकिन अभिनव इतना पत्थर दिल और जालिम होगा मैंने सोचा नहीं था। उसका बस चलता तो आज मैं जिंदा ही जला दिया जाता। लेकिन जिसे मैं बुला रहा हूं ना, वह अभिनव का भी बाप है। यह कहते हुए वो अपने असिस्टेंट के बदन से खेलने लगा और बोला, अब देखते हैं अभिनव कल तुम क्या करते हो। अगले दिन अभिनव ने पूरा दिन अनन्या के साथ हॉस्पिटल में ही गुजारा। डॉक्टर अनिरुद्ध की वार्निंग के बाद अब वो अनन्या पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए कुछ समय तक वो अनन्या का पर्सनली अच्छे से ख्याल रखने का प्लान कर चुका था। अभिनव ने पिछले दिन ही फैसला कर लिया था कि अगर एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल ना रख सके तो चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, एक पति और बाप कहलाने लायक नहीं है। अभिनव हॉस्पिटल से ही स्काई ग्लोबल और बाकी के सभी कामों के इंस्ट्रक्शंस फोन पर दे रहा था। स्काई ग्लोबल को लेकर उसने प्रकाश को आगे की सारी प्लानिंग कन्वे कर दी थी। घड़ी में लगभग दोपहर के 4 बज रहे थे। तभी हंसराज व्हीलचेयर धकियाता हुआ अंदर आया और बोला, अभिनव तुम्हारे लिए रेनबो रियल एस्टेट से एक इनविटेशन आया है। हंसराज ये बात बोलते हुए खुद ही बहुत बड़े शौक में था। अभिनव कंफ्यूज होते हुए बोला, इनविटेशन? क्या ऋषिराज आ गया है? हंसराज सिर हिलाते हुए बोला, ऋषिराज नहीं, मक्खी। मक्खी? अनन्या ने हैरान होकर कहा। अभिनव भी कंफ्यूज था। वो बोला, कौन सी मक्खी? हंसराज ने जवाब दिया, माखन सिंह झाला उर्फ मक्खी उर्फ ऋषिराज का पालतू कुत्ता, जिसका कल तुम अंतिम संस्कार करके आए थे। व्हाट? अभिनव ने हैरान होकर कहा। हंसराज बोला, मैं भी ऐसे ही शॉक हुआ था, लेकिन अपेरेंटली वो जिंदा बच गया था एक सीक्रेट टनल के थ्रू। अभिनव ने इनविटेशन कार्ड पकड़ा और बोला, तो वो ये पार्टी मुझे उसे जिंदा जलाने की खुशी में दे रहा है। यह कहते ही अभिनव ने इनविटेशन खोला और जोर से पढ़ते हुए बोला, मिस्टर अभिनव गढ़वाल, आज रात 8 बजे घोस्ट ऑफ द नाइट बार में आपको इनवाइट किया जाता है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बस बातें क्लियर करना चाहता हूं। सिंसियरली माखन सिंह झाला। घोस्ट ऑफ द नाइट बार। अभिनव ने कुछ सोचते हुए कहा। अभिनव ने यह बार पहले भी देखा हुआ था, जब वो जसबीर के साथ जमीन का मामला सुलझाने के लिए रोहन से मिलने गया था, तो रास्ते में उसे यह बार दिखा था। तभी हंसराज ने कहा, अभिनव मैंने इंक्वायरी करवाई है, वो केवल एक बार नहीं है। बार तो बस एक ऊपरी दिखावा है। बिहाइंड द सीन्स वो लोग बहुत सारे इल्लीगल धंधे वहीं से ऑपरेट करते हैं। अक्सर ऐसी रातों में वहां कई सारे मर्डर्स होने की खबर आती रहती है। अभिनव ने कार्ड फाड़ा और डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, और मुझे मर्डर होने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। अभिनव ने यह बात मजाक में कही थी। असल में वो मक्खी जैसे 2 टके के आदमी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहता था। मक्खी की किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया, लेकिन अब अभिनव अपना काम छोड़कर उसे मारने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। ओके, हंसराज ने कहा और अभिनव को अनन्या के साथ अकेला छोड़कर चला गया। अनन्या, जो कि इतनी देर से चुपचाप बैठी हुई थी, धीमे से बोली, कल जो लोग हॉस्पिटल में आए थे वो इसी माखन सिंह के आदमी थे क्या? अनन्या की नजरों में अभी भी एक डर बैठा हुआ था। हॉस्पिटल के अंदर भी जब कोई किसी को मारने के लिए लोग भेजने लगे तो डरना नेचुरल था। अभिनव व्हीलचेयर से उठा और अनन्या के पास बिस्तर पर लेट गया। उसने अनन्या को बाहों में खींचा
और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कल जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को हमेशा सेफ रखूंगा, आई प्रॉमिस। अनन्या का मन भी शांत हो गया और वो अभिनव की बाहों में घुसकर कडल करने लगी। तभी अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो बोली, उठो उठो, वापस अपनी व्हीलचेयर पर बैठो, जाओ, आजकल तुम अपाहिज हो ना, किसी ने देख लिया तो। अभिनव अनन्या को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने अनन्या को और भी कसकर पकड़ लिया और बोला, ओह नो, मैं तो अपाहिज हूं, मैं तो उठकर अपनी व्हीलचेयर पर जा ही नहीं सकता, तुम्हें मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। अच्छा बच्चू, अनन्या ने कहा और अभिनव के पेट पर चुटकी काट ली। अभिनव उछलकर बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया और बोला, कितनी जालिम हो तुम, 2 मिनट अपने पास नहीं रहने देती। शट अप, बैठो चुपचाप। अनन्या बोली और हंसने लगी। अभिनव चुपचाप जाकर बैठ गया। अभिनव और अनन्या ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए टाइम बिता रहे थे। शाम के 6 बज गए थे कि तभी हंसराज दोबारा कमरे में आया। उसने एक नजर अनन्या को देखा और फिर अभिनव को बाहर आने का इशारा किया। कॉरिडोर में पहुंचकर अभिनव हंसराज जी को क्यूरियसली देख रहा था। हंसराज ने अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो प्ले करके दिखा दिया। वीडियो में मक्खी अपने साथ कुछ हट्टे कट्टे बदमाशों को लिए बंदूकों से फायरिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बड़े अटैक की प्रैक्टिस कर रहा हो। एक बड़ी सी AK-47 लेकर मक्खी कैमरे के नजदीक आया और बोला, अबे लंगड़े चूजे, मैंने सुना कि तूने मेरा इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है। क्या हुआ, डर गया? कल तो तू अचानक मेरी बिल्डिंग में घुस आया, मेरा पूरा ऑफिस जला डाला, लेकिन इस बार मैं और मेरी पूरी टीम आएगी। अगर तू आज रात डिनर पर नहीं आया ना, तो उसके बाद तेरी मैयत निकालेंगे हम लोग। ना सिर्फ तेरी, बल्कि तेरे बीवी और तेरे बच्चे के भी। ये कहते ही मक्खी ने कैमरे पर गोलियां बरसा दी और वीडियो बंद हो गया। ये देखकर अभिनव का खून खौल उठा। मक्खी की वजह से ही अनन्या थोड़ी देर पहले घबरा रही थी और अब ऐसी खुली धमकी। अभिनव दांत पीसते हुए बोला, ये कुत्ता तब तक नहीं मानेगा जब तक मैं इसको मौत के घाट न उतार दूं। इस वायरस को पूरी तरह से खत्म करना ही पड़ेगा। 8 बजे ऑन टाइम हमें पहुंचना है, कबीर को बुला लो। हंसराज हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन अनन्या। अभिनव ने बीच में ही टोका, वाणी अनन्या का ध्यान रख लेगी। वैसे भी उस कुत्ते को मारने के लिए मुझे 1-2 घंटे का ही टाइम लगेगा। अच्छा होता कि वो कल ही जाकर मर जाता। हंसराज ने कहा, हमें उसे पूरी तरह मार ही डालना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि उस मोटे के अंदर इतना दिमाग होगा कि वो एक इमरजेंसी के लिए सुरंग खोद कर रखेगा। कोई बात नहीं हंसराज जी, इस बार सुरंग नहीं, सीधे कब्र खोदेगी। अभिनव मुट्ठियां भींचते हुए बोला। अभिनव तुरंत अनन्या के पास गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो अब अनन्या से बातें छुपाकर पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। अभिनव की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर एक घबराहट आ गई और वो सोच में पड़ गई। अभिनव बोला, अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी अनन्या उसकी बात काटते हुए बोली, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं और हमारा बेबी तुम्हारा इंतजार करेंगे। रियली? अभिनव हैरान होकर बोला। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बचपन से ही बिजनेस फैमिली में पली बड़ी हूं। मुझे पता है कि सक्सेसफुल लोगों के कितने दुश्मन हो जाते हैं, और अब वो माखन सिंह जब बिल्कुल कमीनेपन पर उतर आया है तो जो जरूरी है वो करना ही होगा। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती। यू गो। अभिनव ने मुस्कुराते हुए अनन्या के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। अब आगे क्या होगा? क्या मक्खी अभिनव को किसी जाल में फंसा रहा है? क्या मक्खी रोहन और अभिनव को आपस में भिड़ा देगा? क्या मक्खी के चक्कर में रोहन भी अपनी जान गंवा देगा? क्या अभिनव की गैर मौजूदगी में मक्खी अनन्या पर हमला करवाएगा? रेनबो रियल एस्टेट की बिल्डिंग जलने की खबर सुनकर क्या होगा ऋषिराज का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।